प्रॉब्लम नहीं थी, वरना मालूम नहीं कि अपेंडिक्स का अटैक हो रहा था बार बार, और उसमें उन्होंने मुझे कितने ही इंजेक्शन लगा दिए। और वो इंजेक्शन संगत जी कभी पहले ट्राइड नहीं थे ह्यूमन पे। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू, आई मीन पीपल टू गेट इट। एंड उसमें एक था कि कॉन्ट्रोडिक्शन कि वो जो इंजेक्शन थे वो ट्यूमर वाले पेशेंट को नहीं दिए जाते थे, बाकी सब सेफ थे, प्रेगनेंसी में भी सेफ थे। लेकिन किसी को मालूम नहीं था संगत जी, कि ना ही डॉक्टर्स को मालूम था, जबकि मैं कुछ सिम्टम्स ऐसे दे रही थी उनको कि यहाँ टैप करती हूँ तो यहाँ रजिस्टर होता है मेरे फेस पे, मैं आधे सिर में दर्द है, मेरी आंख ऐसी है जैसे पीछे से कोई खींच रहा है। बट दे थॉट दैट दिस इज अलाउड थिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एनीवे, मैं 1991 में जोधपुर में थी, जहां पे डॉक्टर लालू हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। एक दिन मेरे सर में बहुत दर्द थी तो उन्होंने मेरा ईईजी करा और बहुत ही लाइक डॉक्टर निकले, जिन्होंने एक सिंपल एक्सरे से उसके बाद जो की थी उसमें मेरे सर कान की एक हड्डी मुड़ी हुई देखी, और उन्होंने बोला कि कोई प्रेशर है इस हड्डी पे जो इसको दबा रहा है, और ये हड्डी मुड़ी हुई है, प्रोबेबली तुम्हारे ब्रेन में ग्रोथ है और तुम जल्दी जाके स्कैन करवाओ। संगत जी उन दिनों एमआरआई थी ही नहीं, और हम रातों रात यहाँ पे पहुंचे दिल्ली में, यहीं पे स्कैन भी होती थी, और स्कैन करवाई और उस समय पता चल गया कि ग्रोथ तो है। फिर ट्रीटमेंट ढूंढनी शुरू करी। संगत जी उस समय मेरा बेटा महज महीने का ही था शायद, और पता किया, एम्स में गए और जगह भी गए। कंसिडरिंग माई एज एंड अ स्मॉल बेबी, सब लोग को बहुत कंसर्न था, डॉक्टर्स को भी कंसर्न था, लेकिन जब एम्स में भी दिखाया तो उन्होंने बोला बचेगी नहीं, और अगर बच भी गई तो 100% इसकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। उतने में भी गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फैमिली इन कनाडा एंड दे सेड, मेरे हस्बैंड के जो चाचा जी और चाची जी हैं, दे बोथ आर डॉक्टर्स, और उनके जो पेरेंट्स हैं, मेरी चाची के जो पेरेंट्स हैं, वो भी डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने उस गवर्नमेंट के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है वॉलंटियर करके अपने आप को। तो दे वर वेरी क्लोज टू द हेल्थ मिनिस्टर। तो मुझे, हम लोग एक सीधे तरीके से अपना मेडिकल प्रॉब्लम डिक्लेयर करते हुए हमने वीजा लेके वहां पे ट्रीटमेंट का सोचा, और उन्होंने हमें बुलाया। लेकिन संगत जी मुझे कोई भी वीजा नहीं मिल रहा था। हम लोग हताश होके, हमें ये बताया गया कि ट्यूमर इतना बड़ा है और वो नर्व का ट्यूमर है, इट वॉज इन नेक ऑफ माई नेक, और ये बोला गया इट इज ऑफ साइज ऑफ कश्मीरी एप्पल, आई स्टिल रिमेम्बर द वर्ड्स, उतने जितना ट्यूमर है, और इसको जल्दी से कहीं टेबल पे डालो क्योंकि ट्यूमर फट भी सकता है। उन दिनों हमारे यहाँ तो माइक्रो सर्जरी थी ही नहीं, और फिर यहाँ के लिए सोच ही रहे थे। तो जब वीजा नहीं मिला तो मेरी मदर जो है, तो उन्होंने बोला अब तुम्हारा यहीं पे सर्जरी है पर भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, चलो बंगला साहब जाके माथा टेक के आते हैं। संगत जी हम बंगला साहब गए, हमने माथा टेका, और हम जब परिक्रमा करके अभी सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे थे तो हमने देखा कि निशान साहब का चोला बदला जा रहा है। निशान साहब का चोला बदल के नॉर्मली उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं और लोग उसको ब्लेसिंग मान के अपने घर ले जाते हैं। तो बहुत सारी संगत थी और मेरे देखते ही देखते वो सारा बटने लगा। मेरे मन में उसी टाइम शायद गुरुजी ने ये ख्याल भरा होगा मुझे हिम्मत देने के लिए कि अगर तो इसका केसरी हिस्सा मेरे हिस्से में आया तो इसका मतलब मैं बच जाऊंगी पर मुझे कुछ होगा, और एकमकार वाला हिस्सा अगर आ गया तो इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं ना मिला दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई फॉर इट। मैं दोनों हाथ आगे करके
ऊपर वाले से प्रार्थना करके कि आपको क्या मंजूर है वही आप ही की रजा मुझे भी मंजूर है। मैं खड़ी रही। उतने में संगत जी, जो सेकंड लास्ट पीस था शायद वो भाई जी ने 2-3 संगत के सर के ऊपर से करके मेरे हाथ में डाल दिया, और मुझे इस चीज का पक्का हो गया कि बच तो जाऊंगी, लेकिन वो एकमकार वाला हिस्सा नहीं आया। तो मुझे पक्का था कि मुझे कुछ होने वाला तो है, लेकिन बच जाऊंगी। संगत जी, हम लोग घर ही आए थे और अगले दिन सोचने वाले थे पेरेंट्स की कहाँ पे सर्जरी करानी है और क्या करानी है, कि उतने में ही हमें एम्बेसी वालों ने ढूंढना शुरू कर दिया। बिकॉज वहां पे कनाडा में फॉलो हो गया था और हेल्थ मिनिस्टर ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि इस तरह से ये लड़की है, इसको बुलाया जाए। दो देवर लोड ऑफ फॉर्मेलिटीज, वी हैड टू सबमिट द मनी। हम किसी कनेडियन को उसके राइट को हम क्यों नहीं जंप कर सकते थे, और उसमें हमें पक्का करना था कि कोई और उस क्यू में नहीं है, कोई भी। और फिर मेरी बारी आनी थी। संगत जी, वो गुरु महाराज ने सब क्लियर करवा दिया और हम लोग कनाडा चले गए सर्जरी के लिए। कुछ दिन मुझे घर में रखा और उन्होंने ब्रेन की स्वेलिंग निकाली स्टेरॉइड्स देके मुझे। जब मुझे फाइनली हॉस्पिटल में ले गए और मैं सर्जन से मिली, तो डॉक्टर स्टेंकी के नाम से वहां एक 31 साल के पुरुष से मेरी मुलाकात हुई। और मैंने सोचा, क्या मैं ऑल द वे इनके लिए आई हूं? ये तो बहुत ही आगे है। वो मुझे जान गए मैं क्या सोच रही हूँ, और उन्होंने बोला, पीपल से आई एम अ गुड डॉक्टर। लोग कहते हैं मैं बहुत बढ़िया डॉक्टर हूं, बट आई जस्ट लेफ्ट इट टू गॉड एंड माई सर्जरी वॉज परफॉर्म्ड। संगत जी, उस टाइम सर्जरी के समय डॉक्टर ने एक छोटा, बहुत ही छोटा हिस्सा लेशन एक छोड़ दिया था मेरी ब्रेन में, सोच के कि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस करेगी आगे के समय में, और उस टाइम कुछ ना कुछ इसके लिए इलाज निकल ही आएगा। और ये बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, क्यूस्टिक शेरोमा, और नर्व का ट्यूमर होता है और कान के बीच में ग्रो करता है, कान की नस में ग्रो करता है। तो उन्होंने ऐसा सोच के उसको छोड़ दिया। जो यहाँ पे भी बोला जा रहा था कि ये 100% पैरालाइज हो गई, शायद वो उसको निकालने की सोच रहे थे, और उन्होंने कनाडा में उसको डिसाइड किया कि नहीं छोड़ना। संगत जी, ये सर्जरी बेहोशी से लेके जगाने तक, मेरे रिवाइवल तक 23 घंटे चली, और 2 डॉक्टर्स ने शिफ्ट ले लेके काम किया। और आज के डेट में कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट उस रिपोर्ट को, पहले की और ऑपरेशन के बाद की रिपोर्ट को देखता है तो कहता है इस जैसी सर्जरी पॉसिबल ही नहीं थी। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे गुरु ने मुझ पे मेहर की, मैं वापस आ गई। और उनका एक यहाँ पे जो ट्रीटमेंट शुरू हुई वो ऐसी थी कि कोई भी दवाई तो नहीं थी, लेकिन हर 6 महीने में वो एक MRI करते थे, जिसमें वो ट्यूमर को देख लिया करते थे कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा। 1999 में बहुत ही मुश्किल समय आया जब वो ट्यूमर बढ़ गया। उससे पहले इतनी सिरदर्द होती थी मेरे कि मैं सिरदर्द में ही सोती थी, सिरदर्द में ही जागती थी, पर उसका शुक्राना करती थी कि मैं जिंदा हूं और मैं अपने बच्चे के सर पे हूं। जब पहली बार मेरे फेशियल पैलेसी हो गई और मैंने शीशे में देखा सर्जरी के बाद, तो मुझे मेरे गुरु ने समझा दिया कि अब तेरा रोल डिफरेंट है, अब तुम एक माँ हो। और मैं उसी को सोच के एक बार भी इस बात की परवाह नहीं करती थी कि मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी, मेरा मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था, पर मुझे उस बात का कोई गम नहीं था। तो इस तरह ये सब चलता रहा। हम लोग हर बार टेस्ट के लिए दिल्ली आया करते थे, और वो टेस्ट होता था और मैं चली जाती थी वापस। और ये जब ट्यूमर हो गया तो उस समय हमारी फैमिली ने पता करना शुरू किया कि भाई ये कौन इसका इलाज कर सकता है। कनाडा में
गामा नाइफ नहीं है। तो उन्होंने पता किया कि हिंदुस्तान में तो है, लेकिन सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है। उन्होंने हमें डॉक्टर गौड़ जो विमहंस में है उनकी ओर हमें डायरेक्ट किया। उधर रेफरेंस मिलते ही हम उनसे मिले और उन्होंने मेरी गामा नाइफ सर्जरी इंसिजन जो था वो प्लान किया। संगत जी, उसके बाद इंसिजन के बाद जब मैं घर आई तो स्टेरॉइड्स वगैरह से बहुत बॉडी भी फूल गई और जो मैं कोशिश से अपनी एक्सरसाइज से मैं वापस भी आ गई, लेकिन थोड़ी सी इतनी हिम्मत नहीं रही बॉडी में। पर सोचती यही थी कि नहीं, सिरदर्द को सहना है, सिरदर्द को सहना है, आगे बढ़ना है, और ये हिम्मत मेरे गुरु ने मुझे दे रखी थी। बस सिरदर्द में ही चलते गए। गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे दोस्त बख्शे हुए थे जो कई बार, मेरे हस्बैंड ऑयल एक्सप्लोरेशन में थे तो कई बार ऑन ऑफ रहता था, और अगर बेस भी मिल गया तो ट्रांसफर का बहुत ही मौका था। और हम लोग बच्चे की एजुकेशन को लेके दिल्ली में ही रहते थे, तो कहीं नहीं जाते थे। तो उस समय मेरी सहेलियां थी वो रात रात में उठ के कभी मुझे दर्द से इंजेक्शन के लिए ले जाती थी, कभी इमरजेंसी में इंजेक्शन लगवा के वापस आ जाती थी। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। जब मेरा बेटा कॉलेज में चला गया उस समय मैंने अपने हस्बैंड को बॉम्बे में ज्वाइन किया। इस बीच में संगत जी मेरी मदर की डेथ हो गई, और जो मेरे फादर कनाडा में थे उनको हम वापस ले आए। इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कंटिन्यू देयर, बट वी गेव हिम अ चॉइस। हमने कहा अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वापस भी चले जाना, बट ही चोज टू बी हियर। और फिर हम लोग टर्न्स लेने लगे, 3 बहनें यहाँ की, मेरा भाई वहां पे कनाडा में, हम तीनों बहनें टर्न लेने लगी कि एक एक महीना हम आके इनके पास रहेंगे। संगत जी ऐसे ही चलता रहा। बॉम्बे में मेरे एक दिन लगा कि जैसे दांत की दर्द है, और जब डेंटिस्ट को दिखाया तो एक ओपीजी निकाला गया जिसमें दांत मेरे सारे सही थे। फिर भी उनने बोला मैं एक बार देख लेता हूँ खोल के कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नर्व तो टच नहीं हो रही है। तो उन्हें 1-2 दांत का ट्रीटमेंट किया, नर्व डेड की, लेकिन फिर भी वो दर्द नहीं गई। तो उन्होंने एमआरआई करने के लिए बोला। तो जब एमआरआई कराई तो पता चला कि ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूरोलजिया हो गया है, और ये नर्व ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस को फीड करती है। और इसकी कुछ दर्द इस तरह थी संगत जी कि जैसे दांत मुंह की वॉल को टच कर जाए खाते समय या बोलते समय, तो एक करंट लगता था, और वो बहुत ही मुश्किल था सहना। खैर एनीवे हम लोग फिर भी चलते रहे, वैसे ही चलते रहे कि मुझे दवाई दी गई जो सुबह और शाम थी, मैं खाने के समय वो दवाई खाती थी। और मेरी बारी आई अपने फादर के साथ रहने के लिए, और मैं दिल्ली आई। और जैसे ही दिल्ली आई मेरे फादर ने मुझे बोला कि मेरे बहन के बेटे का इंटरव्यू है नोएडा एमटी में, मैं उनके साथ अगर जा सकती हूँ। मैं बहुत थकी हुई थी संगत जी और मेरे बहुत दर्द थी, लेकिन आई चोज टू गो विद हिम, माय नीस वाज आल्सो विद मी। और उस कैफेटेरिया में सिर्फ हम थे और एक और लेडी थी जिनका बच्चा भी अपना ही वाज राइटिंग हिज एग्जाम टू। मेरी इतनी दर्द थी क्योंकि मैं सुबह 4 बजे बॉम्बे से चली थी और आगे बहुत बहुत ज्यादा थक भी गई थी। तो मैंने अपना सर एक टेबल पे रखा हुआ था और वो लेडी उठ के मेरे पास आती है और मुझसे बात करने की कोशिश करती है। मैं इशारे से उनको बताती हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, ये मेरी क्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो मेरी नीस ने उनसे बोला कि ये इनकी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, मुश्किल है। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा बेटा तो एग्जाम लिख रहा है, पता नहीं कैसा करेगा, मैं यहाँ पे तो किसी और अरेंजमेंट से आई हूँ, मुझे इनको लेके जाना है अपने गुरु के पास। उस समय तक मैं गुरु जी से कनेक्टेड नहीं थी, तो गुरु जी किसी ना किसी फॉर्म में मेरे अंग-संग सहाय थे। और गुरु जी का मुझे दर्शन करने के लिए उन्होंने मुझे बोला, पर मेरी नालायकी कि मैंने बोला नहीं, मैं सिर्फ गुरुद्वारे ही जाती हूँ और कहीं नहीं जाती। फिर भी उन्होंने कहा नंबर रख लीजिए और मन बदले तो बता देना। गुरु जी संगत जी कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है और अपने माँ बाप को चुनता है
शायद इस जन्म में मुझे उस परमपिता परमेश्वर ने सबसे बढ़िया माँ बाप चुनने का मौका दिया। उनकी वैल्यूज, उनकी गाइडेंस एक पत्थर की लकीर मानी और हमने हमेशा उस पर चला। मैं जैसे ही घर आई मैंने सारा उनको बताया कि मुझे एक लेडी मिली थी ऐसे। तो मेरे फादर ने एकदम मुझे बोला, सो व्हाट, भगवान तो हर जगह है, व्हाई डोंट यू गो। तो मैंने कहा कि मुझे डर लगता है। तो उन्होंने बोला, साथ किसी को लो, कोई क्या कह लेगा तुमको, जाओ। संजय जी, जैसे ही मेरे फादर का मुझे ऑर्डर मिला तो मैं चली गई। मैं वहां उन लेडी को भी अपने साथ ले गई और जैसे ही अंदर गए तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। माथा टेका, गुरु महाराज की समाधि पे दर्शन हुए, माथा टेका और उसके बाद हम सीधे शिव मूर्ति पे पहुंच गए, शिव भगवान को माथा टेका। लेकिन तभी मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ और मुझे पता नहीं मैंने उनको कैसे बोला कि यहाँ कहीं जल भी है। उन्होंने बोला, हाँ सर जी, उन दिनों थोड़ी कम संगत हुआ करती थी, उस टाइम हम ज्यादा लोग नहीं थे। तो उन्होंने बोला, हाँ जल प्रसाद मिलता, लेकिन कोई था नहीं वहां पे, चलो वापस जल प्रसाद लेके आते हैं। हम वापस गए, हमने जल लिया। उसके बाद हमें गुरु महाराज के दर्शन हुए और जो शब्द सुनने में आए वो सारे इतने दे वर जस्ट गोइंग होम, ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पे बैठे रहे, यहाँ से जाए ना कहीं। लेकिन संगत जी, सबको दर्शन करना होता है, इसलिए हमें भी बोला गया कि अब आपका समय हो गया, अब आप जाइए लंगर कीजिए। तो हमने जाके लंगर किया और मैं लंगर के बाद कुछ एक सेलिब्रेशन लेके घर आई और अपने फादर को बताया कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति है, बहुत अमन है। तो मेरे फादर कहते हैं, अच्छा मैं भी चलूंगा। संगत जी, मैं मुंबई वापस जाने से पहले 3 बार गुरु महाराज का दर्शन किया और लंगर प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद मैं बॉम्बे चली गई। बॉम्बे जाके मुझे कभी कभी लगता था शायद वो दर्द कम है, तो मैंने एक दिन ऐसे ही तय किया कि 1 हफ्ता दवाई नहीं खाऊंगी, किसी को बताऊंगी नहीं। और वो दवाई मैंने नहीं खाई और वो दर्द नहीं थी। तो मैंने अपने डॉक्टर को दिल्ली में फोन किया, डॉक्टर गौड़ को, और मैंने कहा कि सर दर्द तो नहीं है और मैंने दवाई भी नहीं खाई है 1 हफ्ते से, जबकि एक बार पहले भी एक बार मैं सो गई थी। तो डॉक्टर मुझे बहुत नाराज हुए थे कि नर्व की मेडिसिन के साथ तुम ऐसे प्ले नहीं कर सकते हो, यू हैव टू कंटिन्यू, इनको मिस नहीं करना। लेकिन उस दिन उन्होंने बोला, गुरु जी की मेहर थी, जैसे उनकी बानी में भी गुरु जी की मेहर आई और उन्होंने बोला, जब दर्द नहीं है तो दवाई क्यों खानी है, कोई जरूरत नहीं है। संगत जी, मेरे दर्द एकदम से तो नहीं गई थी, कभी कभी बीच में आ भी जाती थी और कभी कम थी और कभी उतनी ही तेजी से आती थी। उतने में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बहरीन हो गई और हम बहरीन चले गए। बहरीन में मेरे अंकल जिनके पास मेरी सर्जरी हुई थी पहले वाली, वो हमें मिलने के लिए आए। अनफॉर्चुनेटली उनको पार्किंसंस की डिजीज हो गई थी and he was taking very strong medication for pain and control of muscles. So he gave me, he says, I know what this pain is like, आप मेरी दवाई रख लो और इसको खाया करो, मेरे पास और है। उसके अगले साल शायद हम लोग दिल्ली में मिले, वो लोग भी कनाडा से आ रखे थे। तो जब उन्होंने मेरा हाल पूछा मेरे हस्बैंड से, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि उसे तो उसकी स्पिरिचुअलिटी ही क्योर कर गई है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उनके 9 कैप्सूल जो बाकी मेरे डिब्बे में थे वो उनको मैंने वापस किया और मैंने कहा, आई बीन ब्लेस्ड बाय माय गुरु। तो उन्होंने भी इच्छा की कि हम भी जाएंगे। तो संगत जी, जैसे ही वो गुरु महाराज का दर्शन करके उस समय लंगर के बाद हमें गुरु महाराज के झूले की तरफ से शायद बाहर आने का रास्ता हुआ करता था। हम जैसे ही वहां पे पहुंचे तो जो मेरी आंटी हैं, शी इज अ यूरोपियन, शी जस्ट सेड, शी इज अ कैनेडियन एक्चुअली, तो शी सेड, कैन आई गेट सम सर्विस हियर, कैन वी डू एनी चैरिटी। तो मेरे मुंह से निकला कि नहीं, गुरुजी ही सबब बनाते हैं और जिसको सेवा देते हैं उसी को मिलती है। इतने में ही अनाउंस हुआ कि कोई अगर यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है तो प्लीज पहुंचे,
शायद ट्यूबवेल रूम बोला था उन्होंने, कि वहां पे जो कि पहले एग्जिट हुआ करती थी मंदिर से, उसके पास एक लेडी है जिनको बहुत जरूरी मदद चाहिए। हम व्हील चेयर अंकल की छोड़ के हम लोग दोनों वहां पे गए और वहां पहुंचे तो हमने देखा कि एक लेडी थी जो सांस नहीं ले पा रही थी। तो गुरुजी ने कहना ये, फिर उन्होंने मदद करी और गुरुजी ने मेरे बोलते ही, मतलब गुरुजी ने मेरे मुख से कहलाया और फिर उनसे सेवा भी ले ली। गुरु महाराज की सेवा उन्होंने की और वो लोग वापस चले गए। और फिर बहुत सालों बाद जब वो इस घर में मेरे पास आए तो गुरुजी के सत्संग भी उन्होंने अटेंड किए। एंड दे आर वेरी ब्लेस्ड दैट अभी भी एक वो बहुत बड़ी सिचुएशन में पड़ के ठीक हो गए हैं और रिहैब में उनको शिफ्ट किया गया है अभी। संगत जी, जो हम बारी लिया करते थे एक एक महीने वाली, उसमें एक बार मैं जैसे ही गुड़गांव आई तो मैंने देखा कि मेरे फादर स्लर कर रहे हैं और मुझे लगा कि कहीं उनको स्ट्रोक ना हो रहा हो। तो मैं उनको इमीडिएटली इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल में ले गई जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। ही वॉज डायबिटिक, तो पहले तो इमरजेंसी में उनको हाइपोग्लाइसेमिया सेट इन हो गया। बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्हें रूम दिया गया और रूम में जो ट्रीटमेंट थी दैट डिडंट गो विद हिम, ही ब्लेड इन हिज लंग्स। और उस दिन संडे था, बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने शायद हल्का सा उनका सिक्रीशन वगैरह निकाल दी और अगली सुबह उन्हें आईसीयू में रख लिया गया। आईसीयू में हम लोग देखते थे, आई कुड सी हिम सिंकिंग, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही थी कि गुरु महाराज ने मेहर की और मैंने उनके पल्मोनोलॉजिस्ट से बात की। संगत जी, मैं मेंशन करना भूल गई कि जब मेरे फादर कनाडा में थे तो उनकी थोरेसिक सर्जरी हुई थी, विच वॉज अ मेजर सर्जरी, एंड दैट वाज द रीजन हमने ये कॉल ली कि उनको इंडिया में ले चलते हैं आफ्टर माई मदर। तो ब्रोंकोस उनके लंग्स में वो ब्लीड कर गए और जब उनको he started going into coma and he could not speak, his eyes were closed, so we could not even उनसे बात कर पा रहे थे। बट मैं सामने देखती थी कि उनके सब मेजर्स बाहर निकल रहे हैं कंट्रोल से, तो मैंने उनके जो पल्मोनोलॉजिस्ट थे उनसे बात करी और उन्होंने कहा वीन हिम ऑफ, जल्दी से किसी ना किसी तरह से ले आओ। तो संगत जी, हमने उस दिन बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ करी, एक कंसर्न साइन किया, फादर को वहां से निकाला और हम उन्हें दूसरे अस्पताल ले गए जहां पे उनकी ब्रोंकोस्कोपी की गई। ब्रोंकोस्कोपी में संगत जी, आई थिंक उनके लंग से कोई 250 ml के करीब ब्लड निकला। डॉक्टर ने मुझे बोला, जो कि उनके पल्मोनोलॉजिस्ट थे और हम उन पे काफी फेथ रखते थे, उन्होंने मुझे बोला कि शायद ये कोमा में भी जा सकते हैं, इनको लाइफ सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, तुम घर जाओ, तुम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते, तुम एक कंसेंट साइन करके जाओ। तो हमें इतना विश्वास हो चुका था तब तक, क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल करी हुई थी, तो हमने कंसेंट साइन कर दिया और हम घर आ गए। और अगले दिन जब सुबह जाते हैं तो देखते हैं कि मेरे फादर वेंटिलेटर पे हैं और कॉन्शियस नहीं है। तो थोड़े दिन वेंटिलेटर पे ही रहे और अनफॉर्चुनेटली द डॉक्टर वाज लीविंग और वो उसी दिन उनका लास्ट डे था जिस दिन उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी करी मेरे फादर पे। और वो परमिशन लेके मेरे फादर को देखने उस अस्पताल में आते रहे। अब सिंक करते गए मेरे फादर वहां भी, और हमने किसी एक दोस्त है जो डॉक्टर थी उनको बुलाया और उन्होंने बोला हमें कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज आप देखिए कि इनका क्या होने वाला है। तो उन्होंने देख के बोला कोई चांस लग नहीं रहा है, रिवाइव कर भी गए तो ही बी लाइक अ वेजिटेबल इन द हाउस एंड ही विल लिव अ लाइफ विच विल हैव नो क्वालिटी, ना आपसे बात कर पाएंगे और आप लोग भी इस डिसीजन पे पछताओगे कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। सो इनसे मुंह तोड़ो, इनको जाने दो। हम ये सुन के काफी हताश थे, बैठे थे कैफेटेरिया में, मेरी बहन ने रोना शुरू कर दिया और बोली कि मैं नहीं ले पाऊंगी। तो मैंने उनसे बोला कि आप क्यों घबराते हो,
मैं गुरु महाराज के माथा टेक के आती हूँ और जो वो कहेंगे हमें मंजूर होगा। संगत जी, मैं शायद उस दिन थर्सडे था, मैं गुरु महाराज के बड़े मंदिर पहुंची। मेरे साथ मेरे फादर का केयर टेकर था, क्योंकि आफ्टर सर्जरी मेरे थोड़े से कभी पैर में सेंसेशन कम होने से पता नहीं चलता। तो मुझे लगा, उसने लड़के ने बोला आपसे कोई बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा मैंने किसी का पाँव दबा दिया शायद। तो मैंने उनको बोला आई एम रियली सॉरी। तो और उसके बाद में शब्द कीर्तन सुनने लगी और उन्होंने दूसरी बार मुझे बोला ध्यान से सुनो, मेरे फादर के 2 ऑपरेशन हुए थे और उन्होंने जवाब भी दे दिया था डॉक्टर्स ने। वो आज के दिन में पैदल माथा टेकने आते हैं गुरु महाराज के, जब उनकी नजर हो जाए तो फिर क्यों घबरा रहे हो। आई जस्ट फेल्ट कि इनको कैसे पता है कि मेरे फादर बीमार हैं। तो मैंने वॉक करते हुए बोला कि दिस इज गुरुजी थ्रू यू गिविंग मी दिस मैसेज एंड आई वॉक टू हिम। एंड मैं घर आई और मैंने सबसे ये शेयर किया, अपनी सिस्टर से भी शेयर किया, और अगले दिन आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी माय फादर इन आईसीयू। और मैं भागी जा रही थी उनके बेड की तरफ। संगत जी, बिलीव मी, नर पे बिठाया हुआ था and he was being pampered and his speech was absolutely clear. I can still recall how clearly he said, hello, I'm here. और मैंने पीछे मुड़ के देखा, I could not believe my eyes. वो एक आराम से ऐसे लग रहा था घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये तो इनको तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा जैसा हम सोच रहे हैं या जैसा हमने डॉक्टर ने कुछ बोला था। संगत जी, he came back for 6 months, same humor, same quality of life, everything was back. We enjoyed his company. But 6 महीने के बाद I think गुरुजी ने उनके कर्म कटवाए और उन्हें अपने पास बुला लिया। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं बचपन से अपने फादर से बहुत ही ज्यादा अटैच थी और मुझे लगा कि मैं नहीं जी पाऊंगी। और मैं गुरु महाराज का पेंडेंट रात को अपने हाथ में पकड़ती थी और रोती रहती थी और मुझे लगता था, हार्ट बीट सुनती थी। कभी गुरु महाराज की कोई संगत मुझे फोन करके बताती थी कि हौसला रखो, गुरु महाराज के पास गए हैं, कहीं और नहीं गए हैं। लेकिन मैं यही बोलती थी कि उसकी सांत्वना तो मुझे मिलती नहीं, मुझे क्या पता वो कहाँ है, मुझे उनको देखना है। गुरु महाराज का एक दिन सुबह सुबह मुझे दर्शन हुआ। जैसे कि हम जानते हैं सब लोग कि गुरु महाराज का दर्शन ही होता है, वो एक सपना नहीं होता या विजन नहीं होता। मैंने देखा कि मेरे फादर गुरु महाराज के साथ हाथ मिलाए हुए हैं और गुरु महाराज अपने लेफ्ट हाथ से मेरे फादर का कंधा थपथपा रहे हैं और दोनों हंस रहे हैं। उतने में मेरे कान में आवाज आई, तेरी वोटी किथे है, ओनू लके आओ। किसी ने बोला, ओ ते इत्थे है नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला, फिर लके आओ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट जो मैं देखती हूँ, मेरे पेरेंट्स की शादी हो रही है और गुरुजी भी वही है। और मैं गुरुजी से कहती हूँ, मेरी माँ का घूंघट इतना बड़ा है कि मैंने मेरी माँ का चेहरा नहीं देखा। तो गुरुजी कहते हैं, ए भी दिखा देंगा वादा रहा। तो मैं हर बार यही सोचती थी, गुरुजी कब दिखाएंगे कब दिखाएंगे। टिल माय सिस्टर टोल्ड मी, मे बी when you go from here, Guruji has to show you that. Why do you keep thinking of it? And उसके बाद गुरुजी, सच मानिए मैंने इसके बारे में आज सोचा, मुझे मालूम है कि वो गुरुजी के पास है और वो बहुत ही अच्छी जगह पे गुरु महाराज के चरणों में है। संगत जी, ये जो गुरु महाराज की दुनिया है, जैसे कि खन्ना अंकल एक दिन कह रहे थे, ये अजीबो गरीब है। हाँ, हमें बिलीव करना पड़ता है और हमें बिलीव भी गुरुजी ही दिलाते हैं। लास्ट 2020 के जो हुआ था अपना शिवरात्रि का दिवस था, उस दिन मैं और मेरी बहन माथा टेकने गए। तो मैं एक दिन मैसेज आया था, मेरी माँ की आवाज आई मेरे कानों में और उन्होंने बोला, जब कभी उदास होने हो सानू इत्थे आके मिल जाया करो, असि इत्थे ही होने आ। सो मेरा उसके बाद प्रैक्टिस हो गई गुरुजी। मैं संगत जी की मैं जैसे ही जाती हूँ, मैं गुरुजी को प्रणाम करके फिर मैं अपने माँ बाप को
भी प्रणाम करती हूँ, सत श्री अकाल बोलती हूँ। उस दिन मुझे लगा कि मेरी माँ बोल रही है हम यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ हो? तो उन्होंने कहा गुरुजी दे नाल। तो मैंने कहा इसका मतलब गुरुजी यहाँ नहीं है? तो उनका जवाब था गुरुजी हर किते ने। सो एनीवे उसके बाद हमने माथा टेका, हम बाहर आए और जब हम गाड़ी की वेट कर रहे थे तो एकदम हमें अपनी मदर का ऑरा फील हुआ और मुझे यानी कि, और उन्होंने बोला, मैंने कहा मम्मा, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए हो, आप यहाँ फंस मत जाना। तो उन्होंने बोला नहीं मैनू बच्चों का, अपने बच्चों का बहुत फिक्र है। तो मैंने कहा कि मम्मा हम लोग सब साथ हैं, आप बाहर मत आओ प्लीज, हम एक दूसरे को देख लेंगे, आप जाओ। उतने में उनकी जो खुशबू थी वो बंद हो गई और मैंने अपनी सिस्टर की तरफ देखा तो उसने नॉट किया। मैंने कहा क्या? शी सेड मामा। तो गुरु महाराज ने ये भी पक्का करा दिया कि हाँ वही थे। गुरु महाराज हमेशा प्रूफ देते रहते हैं। मुझे लगा कि मेरी मम्मा इसलिए आई थी क्योंकि मेरी सिस्टर की बेटी कनाडा में बहुत बीमार हो गई थी और एक दिन कनाडा से मेरी नीस का फोन आता है और वो कहती हैं कि मेरी बेटी जो 3.5 years की थी उस टाइम, वो एनीमिक हो रही थी और डॉक्टर्स उसके टेस्ट कर रहे हैं और वो कुछ बहुत बड़ी चीज सोच रहे हैं। अब प्लीज गुरु महाराज के चरणों में जाके माथा टेको। उस दिन भी थर्सडे था और मुझे अच्छे से याद है कि गुरु महाराज की समाधि के बाद जहाँ खड़ा है वहां संगत को बिठाया हुआ था जो एंटर कर रही थी और मैं वहां बैठी थी। 8:15 का टाइम था और सडनली आई गेट फ्रेग्रेंस, स्मेल ऑफ एनेस्थीसिया इन स्पिरिट। और उस समय मैंने टाइम देखा, बिल्कुल 8:15 है। मुझे लगा ये कुछ गुरु महाराज मुझे बता रहे हैं। जब मैंने उसको वापस घर आके फोन किया और पूछा कि इस टाइम क्या हो रहा था, तो उसने बोला कि उसको एनेस्थीसिया दे रहे थे उसका बोन मैरो और वो सब टेस्ट करने के लिए। तो गुरु महाराज ने मुझे बता दिया कि तुम घबराओ मत, मैं उस बच्चे के संग हूं। संगत जी बहुत मुश्किल रास्ता था वो। 2014 में बच्चा बीमार हुआ था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, अच्छा जब वो टेस्ट उसका आया तो उसने मुझे फोन किया कि गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा हो गई, बच्चा 89% कैंसर सेफ है, बट कैंसर है, उसे ट्रीटमेंट चलेगी। तो संगत जी वो जो ट्रीटमेंट चली वो इतनी लंबी थी कि बच्चे ने बहुत ही हिम्मत से वो ट्रीटमेंट भी ली। और बाकी बच्चे, जो मेरी नीस बोलती थी कि बाकी बच्चे जो व्हील चेयर पे जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, उसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड शी हैड फुल एनर्जी और बड़े आराम से उसने वो समय निकाल लिया। और लास्ट ईयर करीब नवंबर के करीब उन्होंने उस बच्चे को कैंसर फ्री डिक्लेयर किया और उन्होंने बोला ये बच्चा बिल्कुल अपनी जिंदगी जी सकता है और इसको कोई भी कैंसर नहीं है। गुरु महाराज की कृपा उस बच्चे पे हमेशा ऐसे ही बनी रहे। संगत जी रोज जिंदगी में सत्संग बनते हैं, हमें ध्यान दें तो सब कुछ ही गुरु जी ही करते हैं। एक दिन मैं शिमला में गाड़ी में जा रही थी और मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ड्राइवर को पहाड़ की ड्राइविंग आती है और मैं बहुत डरी हुई थी और एक सिंगल रोड पे जा रही थी और मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है, ये पता नहीं कैसे गाड़ी चलाएगा। और आगे से ही गाड़ी जो नेक्स्ट आती है उसके फ्रंट में विंडशील्ड पे लिखा हुआ था जय गुरु जी। और गुरु महाराज इस तरह से हमें सबको बताते रहते हैं कि मैं हर कहीं हूं और मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। संगत जी एक सत्संग में आपको इस टाइम का बताती हूँ, जब लॉकडाउन हुआ था, सॉरी कोविड का टाइम चल रहा था। मेरी सिस्टर, अभी चल तो अभी भी रहा है बट जब लास्ट ईयर की बात है, मेरी सिस्टर को कनाडा इसी बच्चे की वजह से जाना था और वो जा रही थी, फ्लाइट ले रही थी और बहुत सबको घबराहट थी कि वो इस समय जाके उनको फ्लाइट लेनी है और कनाडा वापस जाना है। तो मेरी एक और आंट है जो एक दिन उनसे पहले गई थी, मैंने उनको फोन किया और पूछा कि इस तरह से ये सब है इंतजाम और क्या करना पड़ता है। उन्होंने मुझे सब बताते हुए बोला कि सब ठीक है पर तुम मेरा ये क्वारंटाइन का जो टाइम है वो तुम मेरा कटवा देना, अब 17 दिन का टाइम है यहाँ और मैं कमरे में बंद रहूंगी।
तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं उन्हें फोन करती रहूंगी। संदीप जी, एक दिन मैंने उन्हें फोन किया और उनकी आवाज ठीक नहीं लगी, तो मैंने उनसे पूछा आप ठीक हो? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं तुम्हारे फोन से पहले ही एक मैसेज आया था और मैं सोच ही रही थी कि आपका फोन लूं कि नहीं। तो आई आस्क्ड कि क्या हुआ जी? तो शी सेड कि मैं जब आई थी उस टाइम मेरा मन बहुत खराब था, क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत बुरी हालत में छोड़ के आई थी, जिन्हें वो करीब 3 महीने से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल और बहुत बुरी हालत में छोड़ के गई थी यहाँ से। और वो कह रही थी कि अभी अभी मैसेज आया कि शायद वो नहीं रहेंगी, क्योंकि वो अपनी स्पीच भी खो चुकी हैं और अब कोई भी खाना या पानी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो उनको मैं कहीं मालूम नहीं गुरुजी की इच्छा होगी, मैं उनको सत्संग भेजा करती थी। और मैंने कहा आंटी आप घबराओ मत, आपको मालूम है जो मैं सत्संग आपको भेजती हूँ मेरे गुरु के घर में बहुत मेरे हैं, मैं पाठ करूंगी, आप घबराओ मत। और उस दिन संगत जी मैं गुरु महाराज के कमरे में ही सो गई शायद पाठ करते करते। एंड सडनली आई सी अ विजन के गुरु महाराज उनके बेड में, जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा कुछ लग रहा था कि एक बेड लगा हुआ है और गुरु महाराज व्हाइट चोले में उनके बेड के राइट साइड पे ऊपर नीचे थोड़े गुस्से में ऊपर नीचे जा रहे हैं, मतलब बेड में घूम रहे हैं, ऊपर और नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर वापस सिर की तरफ जा रहे हैं। और देन मुझे गुस्से में कहते हैं कि इसकी तो कोई विल ही नहीं है जीने की, शी हैज नो विल टू लिव। और मैं वहां नहीं हूं, लेकिन मैं उनके उस लेडी के कान में विस्पर करती हूँ कि आपकी बहन आपको बहुत प्यार करती है और वो शी रियली नीड्स यू। और ये विजन यहाँ खत्म हुआ और उसके बाद एक और विजन शुरू हुआ, जहां उन्होंने मेरे को, गुरु महाराज ने उनके घर के सारे दर्शन कराए और मतलब दिखाया मुझे वो घर, और भी बड़ा कुछ दिखाया, जो इस तरह से था कि मैंने वो पूरा घर पहचान में आ गया मेरी। और मैंने एक किसी को सामने रंग ने मुझे सीटिंग हेयरलाइन से बेड पर बैठे हुए देखा, और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो एक बहुत ही डरावना चेहरा बन गया और मैं सुबह इस तरह से उठी कि गुरुजी प्लीज टेक ओवर, आई कांट हैंडल इट। और डर के मारे में उठ गई। और उसके बाद बहुत 3-4 दिन बाद शायद उनका मुझे फोन आया कि मिरेकल हो गया। वो कहती हैं कि मैं अपनी बहन से बात भी कर पाई और वो रिकवर कर रही हैं। और बहुत दिन बाद जब मैंने उनके सिस्टर के घर के बारे में पूछा कि क्या वो इस तरह का घर है, अब गुरुजी की ये मिस्ट्री है, वो पता नहीं कि क्या उन्होंने उस चेहरे में मुझे दिखाया और क्या किस दुख से उन लोगों को हर लिया, किस कष्ट से उनको हर लिया, कि अब वो सब सही है, सब ठीक चल रहे हैं और गुरु महाराज ने उनको एक अच्छी लंबी और हेल्दी जिंदगी बख्शी। संगत जी, वी ऑल वॉक ईच अदर इन दिस लाइफ। हमें हर संगत के लिए या जो हर कोई भी जो है, जो उस जिसमें वो ऊपर वाला है, जिसमें हमारा गुरु है, हम किसी से भी मिले, जिससे भी मिले, हम यही समझ के आगे चले इसमें मेरा गुरु है। और वी शुड कट ईच अदर। मुझे लगता है कि एक दूसरे के संग रहें, एक दूसरे से प्यार करें, तो जो आजकल की जो बहुत हमें पेशेंस नहीं रही है वो वापस आएगी। मैं सत्संग अपने बहुत शुरू का, जब शायद स्कूल से कॉलेज डेज होने वाले थे तब का करती हूँ। वही मेरे मेंटर भी हैं और वो मेरे टीचर भी थे। उन्होंने मुझे पढ़ाई के साथ साथ एक दिन बताया कि तुम जितने प्योर रहोगे उतना ही तुम्हें कॉस्मोस की एनर्जी तुम्हें हेल्प करेगी, और तुम जितनी चालाकी चलोगे उतना ही वो तुमसे दूर होती चली जाएगी। और शायद वो मैंने बहुत अच्छे से बात पकड़ ली और वो आज तक वो बात मेरे संग है। दिस प्रोफेसर ऑफ माइन इज वेरी एलिवेटेड सोल, और उनका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मेरे माँ बाप के बाद सेकंड उनका नंबर था जिन्होंने मुझे गुरुजी के रास्ते पे चलने के लिए प्रिपेयर किया। संगत जी, मैं इसी के साथ मेरा ख्याल अपना सत्संग पूरा करती हूँ और सब संगत के लिए गुरु महाराज से खुशियां, मार्गदर्शन, कृपा दृष्टि, सेहत मांगते हुए उनके चरणों में प्रार्थना रखती हूँ। ये मुश्किल का समय है, हम सब पे कृपा करें, हम सबके अंतिम सहाय रहे।
इस मुश्किल के समय हमें सबको हिम्मत दें।